नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो रही है। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर लंबे वक्त से तमाम बातें भी कही जा रही हैं। अब खबर यह है कि मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली में 20 जून के आसपास हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल विस्तार। ऐसी खबर है कि 20 जून के आसपास इसको लेकर कोई खबर निकलकर सामने आ सकती है। आखिर कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे राजस्थान के, ये बड़ा सवाल है कि राजस्थान के वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश एंगल से राजस्थान के 2 चेहरों को अटकलें उनको लेकर लगाई जा रही हैं। भूपेंद्र यादव को बनाया जा सकता है कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसी भी खबर है। तो चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी की भी प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र यादव। फिलहाल गुजरात के भाजपा प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। लंबे वक्त से ये दरकार भी महसूस की जा रही थी। खुद तमाम बीजेपी के लीडर्स भी इसको लेकर कह रहे थे कि अब मंत्रिमंडल फेरबदल करने का वक्त आ गया है। खबर यह है कि मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 20 जून के आसपास इसको लेकर कोई खबर मिल सकती है। हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार की कोई तस्वीर साफ हो। और खबर ये भी राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको शामिल किया जाएगा राजस्थान के। यूपी एंगल से राजस्थान के 2 चेहरे बताए जा रहे हैं जिनको लेकर अटकलें चल रही हैं। भूपेंद्र यादव का नाम है। खबर यह कि कैबिनेट मिनिस्टर उनको बनाया जा सकता है। और दूसरा नाम है सीपी जोशी का। चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी की प्रबल संभावनाएं भी जाहिर की जा रही है। मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र यादव। और फिलहाल गुजरात के भाजपा प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कैबिनेट मिनिस्टर इनको बनाया जा सकता है। राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर नया डेवलपमेंट है। राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर भी हालांकि हलचल तेज हो गई है। नया डेवलपमेंट है, आपको बता रहे कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने इसके संकेत दिए हैं। कहा कि प्रदेश नेतृत्व और अलकमान ने शुरू की मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रक्रिया। जो कांग्रेस से जुड़े सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, उनकी तरफ से संकेत ये मिला है कि प्रदेश नेतृत्व और अलकमान ने मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ नए चेहरों को किया जाएगा मंत्रिमंडल में शामिल, ऐसे भी संकेत उनसे मिले हैं। खबर यह कि कुछ नए चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। असंतुष्टों को भी जगह देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश प्रदेश कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। और साथ ही 1 या 2 दिन में सुलझा लिया जाएगा पूरा मुद्दा। खबर यह भी है कि 1 या 2 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में खबर निकलकर सामने आ सकती है, पूरा मुद्दा सुलझ सकता है। लेकिन किसी भी कैंप के आधार पर नियुक्तियों की मांग करना उचित नहीं है। ये भी कहा गया कि किसी भी कैंप के वो पायलट गुट की तरफ से, गहलोत खेमी की तरफ से बार बार खेमेबाजी की खबरें आई, लेकिन किसी भी कैंप के आधार पर नियुक्तियों की मांग करना उचित नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अलकमान ने एक सुझाव दिया है। अलकमान की तरफ से एक सुझाव दिया गया प्रदेश कांग्रेस को। चर्चा और मंथन के बाद योग्यता के आधार पर नियुक्तियां हों। चर्चा की जाए, इसको लेकर मंथन भी हो और साथ ही योग्यता के आधार पर उनको नियुक्तियां दी जाए। प्रदेश नेताओं के बीच आम सहमति बनाने के हर संभव कोशिश प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, लगातार इसको लेकर मंथन भी हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस इसको लेकर लगातार चर्चा भी कर रही है। फेरबदल विस्तार पर डेवलपमेंट नया यह है कि कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने इसके संकेत दिए हैं। कहा गया कि प्रदेश नेतृत्व और अलकमान ने शुरू की मंत्रिमंडल फेरबदल की प्रक्रिया। कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, उनको शामिल किया जा सकता है। जो नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, उनको लेकर भी उनको जगह दिया जा सकता है। डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी भी चल रही है। 1 या 2 दिन में ये पूरा मसला सुलझ जाएगा, ऐसी खबर। लेकिन किसी भी कैंप के आधार पर नियुक्तियों की मांग करना उचित नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस अलकमान ने एक सुझाव दिया है। कहा कि चर्चा कीजिए, मंथन कीजिए, उसके बाद योग्यता के आधार पर ही नियुक्तियां हो, ये याद रखना होगा। इसी पर आगे बढ़ना होगा। प्रदेश नेताओं के बीच आम सहमति बनाने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप जयंती समारोह 2021 9 दिवसीय समारोह का आगाज हुआ है। तस्वीरें आ रही हैं प्रताप गौरव केंद्र की ओर से। 20 जून तक होंगे आयोजन। परिचर्चा, प्रतियोगिता, संवाद, काव्य पाठ के होंगे आयोजन। और साथ ही आज उद्घाटन और लघु फिल्म लोकार्पण समारोह। भाई होल्कर के बारे में हो, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन राज्य व्यवस्था के भी उन्होंने उसी प्रकार विचार करते हुए आदर्श स्थापित किए। मुझे लगता है इस पक्ष को भी न्याय मिलना चाहिए। बहुत आनंद की बात है, आज प्रारंभ हो रहे हैं इस जो समारोह है 20 जून तक का चलेगा। इस सारे उत्सव में परिचर्चा, संवाद, प्रतियोगिता, काव्य पाठ
ऐसे अनेकों प्रकार से कार्यक्रम के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन को समाज के सम्मुख रखने का एक अत्यंत प्रशंसनीय प्रयास हो रहा है। मैं इसके सार्थकता और सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी बात है कि कई विद्वानों को, कई कलाकारों को इसमें आपने जोड़कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वर्तमान कोरोना महामारी के संकट के काल में प्रत्यक्ष कार्यक्रम के जो आनंद मिलना चाहिए वो तो शायद संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम में करने के हम मजबूर हो गए हैं। अन्यथा इस प्रकार के कार्यक्रम, ऐसे उत्सव होना, वहां हजारों की संख्या में, लाखों के संख्या में वहां प्रत्यक्ष लोग उस परिसर में आकर हर वर्ष प्रेरणा ले, आनंद पाए और राष्ट्रभक्ति के प्रति, अपने राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति अपने जीवन में कुछ कार्य करने के लिए संकल्प ले, ऐसी बात होनी चाहिए। तो वर्तमान की मजबूरी के कारण हम ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे होंगे। मैं समझता हूं गौरव केंद्र आने वाले वर्षों में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हुए प्रत्यक्ष लोग वहां आकर आनंद लेने का अवसर भी सृजन करेगा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके जीवन के साथ लड़ाई करने वाले, मैं तो शत्रु नहीं कहूंगा, आखिर को जब समाचार मिला तो उनकी मनोदशा कैसे थी इसको बताने वाले उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी विधायकों का मन टटोलना शुरू कर दिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि प्रदेश की राजनीति में लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो बदल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी विधायकों का मन टटोलना अपने स्तर पर शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिन में कई विधायकों को बुलाया गया सीएम गहलोत की तरफ से, लेकिन खास चर्चा है 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर। ओम हुड्ला, सुरेश टांग ने देर रात सीएम से मुलाकात की। इससे पहले खुशवीर सिंह जोजावर को भी मिलने के लिए बुलाया गया। माकपा विधायक बलवान पूनिया भी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। देर रात मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा की बलवान पूनिया ने, ऐसी खबर है। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ प्रदेश की राजनीति पर भी चर्चा हुई। विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिले थे। सभी विधायकों ने एक बार फिर कहा, सीएम गहलोत से जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खां, गोविंद मेघवाल भी मिले सीएम गहलोत से। इंदिरा मीणा और राजेंद्र गुढ़ा भी सीएम गहलोत से मिल चुके हैं और लगातार जो चर्चाएं हैं वो भी चल रही हैं कि आखिर जल्द ही कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है दिखाई दे। लेकिन सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की कोशिश ये है कि सरकार मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करे, आगे बढ़े। गहलोत ने भी विधायकों का मन टटोलना, विधायक क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी कवायद अपने स्तर पर शुरू कर दी है। पिछले 3 दिन में कई विधायकों को सीएम ने खुद बुलाया और खास चर्चा है 3 निर्दलीय विधायकों की। ओम हुड्ला का नाम है। सुरेश टांक ने देर रात भी सीएम से मुलाकात की और इससे पहले आपको याद होगा खुशवीर सिंह जोजावर से भी सीएम ने मुलाकात की। माकपा विधायक बलवान पूनिया ने भी मुलाकात की है सीएम से। देर रात मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा भी बलवान पूनिया की हुई और खबर यह है कि क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ प्रदेश की राजनीति पर भी चर्चा हुई दोनों के बीच में। विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिले थे और सभी विधायकों को सीएम की तरफ से बुलाया गया। सभी विधायकों ने एक बार फिर कहा, गहलोत से जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी सीएम से मिले। इंदिरा मीणा, राजेंद्र गुढ़ा भी सीएम अशोक गहलोत से मिल चुके। मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला, अनाथ बच्चों के लिए गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है। लगातार कोविड का दौर है और ऐसे में संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री गहलोत का अनाथ बच्चों के लिए यह फैसला लिया गया है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। निराश्रित बच्चों के लिए सीएम का पैकेज जो है उसका ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री करुणा बाल कल्याण योजना बनाई गई। अनाथ बच्चों को तुरंत मिलेगा 1 लाख का अनुदान। ये बड़ी राहत साबित हो सकती है उन तमाम बच्चों के लिए जो कोविड में अनाथ हो गए। 18 वर्ष तक की आयु तक 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और साथ ही 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के माध्यम से होगी और विधवा महिलाओं के लिए भी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। पति की मृत्यु होने पर युवा महिलाओं को एक मुश्त दी जाएगी 1 लाख की सहायता और 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन भी दी जाएगी। विधवा महिलाओं के बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपए
विद्यालय पोशाक के लिए और पुस्तकों के लिए 2,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। अब लगातार संवेदनशील फैसले सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ले रहे हैं, सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। ये दरकार भी महसूस हो रही थी। तमाम ऐसा कहा भी जा रहा था, ऐसा वर्ग एक है जो कोविड में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया, माँ बाप को खो दिया, जो अनाथ हो गए। उनके लिए बड़ा ऐलान है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है कि निराश्रित बच्चों के लिए सीएम का पैकेज इसकी घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना बनाई गई है। अनाथ बच्चों को तुरंत मिलेगा 1 लाख का अनुदान और साथ ही 18 साल तक की आयु तक 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और 18 साल पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय या फिर छात्रावास के माध्यम से होगी और विधवा महिलाओं के लिए भी सरकार ने ऐलान किया है, घोषणा की है। पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो युवा महिलाओं को एक मुश्त 1 लाख की सहायता मिलेगी और 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन के रूप में दी जाएगी। विधवा महिलाओं के बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपए विद्यालय पोशाक के लिए मिलेगी और साथ ही पुस्तकों के लिए भी 1000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को दिल्ली पर नहीं गहलोत पर भरोसा, ये बड़ी खबर है। इसके बाद से हलचल सियासी शुरू हो गई है। कैलाश सत्यार्थी को दिल्ली पर भरोसा नहीं बल्कि गहलोत पर भरोसा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सुरक्षित जगह है, गहलोत पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा था कि आप कोविड से दूर रख पाएंगे, इसलिए दिल्ली के बजाय राजस्थान में रहना बेहतर समझा। अब पूरा साल राजस्थान में ही गुजरा है कैलाश सत्यार्थी का। अब उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि गहलोत की सरकार यहाँ पर अच्छा काम कर रही है, राजस्थान सेफ है, सुरक्षित है, इसीलिए हम कह रहे हैं सत्यार्थी को दिल्ली पर नहीं बल्कि गहलोत पर भरोसा ज्यादा है। नोबेल पुरस्कार विजेता है सत्यार्थी, जिनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सेफ जगह है, सुरक्षित जगह है, गहलोत पर उनको पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा था कि आप कोविड से दूर रख पाएंगे और इसीलिए दिल्ली के बजाय राजस्थान में उन्होंने रहना बेहतर समझा। पूरा साल राजस्थान में ही गुजारा है कैलाश सत्यार्थी ने। 44वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में राजस्थान के बिंदु अनुमोदित। बड़ी खबर है, 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और राजस्थान के बिंदु अनुमोदित। मंत्री शांति धारीवाल ने जाहिर की असहमति। जीएसटी मंत्री समूह की संरचना और सिफारिशों पर असहमति जाहिर की गई है शांति धारीवाल की तरफ से। कहा कि राजस्थान मंत्री समूह द्वारा किया जाता है विरोध। कोरोना रोधी वैक्सीन पर 0 दर नहीं लगाने की सिफारिश का विरोध और साथ ही कोरोना महामारी में लाखों आदमी मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन समूह द्वारा जीएसटी की दर कम नहीं की जा रही है। मंत्री समूह के गठन में विपक्ष के मेंबर्स को शामिल न करना पूर्ण रूप से गलत है। धारीवाल ने परिषद से मांग की जीएसटी सचिवालय का संचालन किया जाए, जिससे कि सभी मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो और कोविड रिलीफ मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी 0 दर होनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक भी हुई, आपको याद है, तमाम बड़े ऐलान भी किए गए हैं। आज की बैठक में 44वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में राजस्थान के बिंदु अनुमोदित और मंत्री शांति धारीवाल ने असहमति इसको लेकर जाहिर की है। मंत्री समूह की संरचना और सिफारिशों पर असहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंत्री समूह द्वारा विरोध किया जाता है। कोरोना रोधी वैक्सीन पर 0 दर नहीं लगाने की सिफारिश का विरोध और कोरोना महामारी में लाखों आदमी मर गए, लाखों लोगों ने जान गंवाई, कई बच्चे ऐसे जो अनाथ हो गए, लेकिन समूह द्वारा जीएसटी की दर कम नहीं की जा रही है। और मंत्री समूह के गठन में विपक्ष के मेंबर्स को शामिल न करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, पूर्ण रूप से गलत है। धारीवाल ने परिषद से मांग की जीएसटी सचिवालय का संचालन किया जाए, जिससे कि सभी मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो, हल निकाला जाए और कोविड रिलीफ मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी 0 दर होनी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। खबरें लगातार जारी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने स्पष्ट किया है, कहा कि मेरा कोई फोन टैप नहीं हो रहा, न मुझे जानकारी है इसके बारे में। कांग्रेस विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी, जिन्होंने स्पष्ट किया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरा कोई फोन टैप नहीं हो रहा, न मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है। सीएम को इस बारे में पत्र लिखने को लेकर सोलंकी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को इस बारे में कोई भी पत्र नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया कर्मियों ने मुझसे फोन टैपिंग होने को लेकर सवाल पूछा था, तो मैंने कहा चर्चाएं तो अलग अलग मेरे पास भी आती रहती हैं, लेकिन यदि कोई फोन टैप होता तो उसका पता भी नहीं लगता। अब मुझे तो आभास नहीं हुआ कि मेरा फोन टैप हो रहा है। तमाम बातें भी चल रही थी फोन टैपिंग को लेकर। अब खुद वेद प्रकाश सोलंकी सामने आए हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई फोन टैप नहीं हो रहा और इसके बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। सीएम को इस बारे में पत्र लिखने की बातें भी सामने आ रही थी, उन्होंने इस पर भी कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को इस बारे में कोई पत्र अभी तक नहीं लिखा और कुछ मीडिया कर्मियों ने मुझसे फोन टैपिंग होने को लेकर सवाल पूछा था, तो मैंने कहा चर्चाएं तो अलग अलग मेरे पास भी आती रहती हैं, लेकिन यदि कोई फोन टैप होता तो उसका पता
भी नहीं लगता। मुझे तो आभास नहीं हुआ कि मेरा फोन टैप हो रहा है। आखिर विधायक मुकेश भाकर हुए पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि आखिर अपना बायो क्यों नहीं बदल रहे हैं मुकेश भाकर। अब आखिर विधायक मुकेश भाकर पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हुए। बात लाडनू के युवा विधायक मुकेश भाकर की है। पिछले साल बगावत की वजह से बर्खास्त किया गया था भाकर को और भाकर की जगह एमएलए गणेश घोगरा को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन भाकर ने अपना बायो नहीं बदला था लंबे वक्त से। एफबी पेज और ट्विटर पर खुद को बता रखा था प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। फास्ट इंडिया ने इस बारे में खबर प्रसारित भी की थी। आखिर अब अपना बायो बदल दिया है भाकर ने। अब खुद को पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने लिख लिया है। इसको लेकर खुद कांग्रेसी भी बातें कर रहे थे और अब उनको अपना बायो बदलना ही पड़ा और वो पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हो गए। बात लाडनू के युवा विधायक मुकेश भाकर की हो रही है। पिछले साल आपको याद होगा बगावती सुर उन्होंने भी अख्तियार किया था और बगावत की वजह से ही बर्खास्त किया गया था भाकर को और भाकर की जगह एमएलए गणेश घोगरा को अध्यक्ष बनाया गया था यूथ कांग्रेस का। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई लेकिन भाकर ने अपना बायो चेंज नहीं किया था, ये नहीं बदला था। एफबी पेज और ट्विटर पर खुद को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। अब फर्स्ट इंडिया ने खबर प्रसारित की और अब अपना बायो भाकर ने बदल लिया है। खुद को पूर्व यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष लिखा है। जल्द उपलब्ध होगी 2DG की दवा। कोरोना की दवा 2DG के 450 पाउचेस राज्य सरकार को मिल चुके हैं। ये बड़ी राहत वाली खबर है। जल्द उपलब्ध होगी 2DG की दवाएं। दरअसल कोरोना की दवा 2DG के 450 पाउच राज्य की सरकार को मिले हैं। 5000 पाउच अगले सप्ताह आएंगे और राज्य की सरकार ने 10,000 पाउच का ऑर्डर दिया है। डीआरडीओ ने विकसित की है पानी में घोलकर पी जाने वाली दवा। ये बहुत कारगर होगी, ये कहा जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कारगर मानी जा रही है डीआरडीओ की दवा 2DG। एसएमएस अस्पताल में परीक्षण के रूप में कुछ मरीजों को दवा दी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कितना असर मरीजों में इसका हो रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी 2DG की दवा। कोरोना की 2DG के 450 पाउच राज्य की सरकार को मिल चुके हैं। 5000 पाउच को लेकर जानकारी ये है कि अगले सप्ताह वो मिलेंगे और राज्य की सरकार ने 10,000 पाउच का ऑर्डर दिया है। डीआरडीओ ने ये दवा विकसित की है। पानी में घोलकर पी जाने वाली ये दवा है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में काफी कारगर है, ये कहा जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में परीक्षण के रूप में कुछ मरीजों को ये दवा दी जाएगी। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे पेट्रोल और डीजल। महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 40 दिन में पेट्रोल 5 रुपये 96 पैसे और डीजल 6 रुपये 72 पैसे महंगा हुआ। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी की जेब तराश रही हैं तेल कंपनियां। लगातार ज्यादती आम आदमी के साथ हो रहा है, ये कहा जा रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में लगातार गिरावट। कीमतें $71 प्रति बैरल से गिरकर $63 पर आ गई हैं। बावजूद इसके देश में तेल कंपनियां आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, खेल रही हैं। आज पेट्रोल 102 रुपये 73 पैसे तो डीजल 95 रुपये 92 पैसे के उच्चतम स्तर पर है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण और अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार नजर है। केंद्र और राज्य की सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट में कमी को तैयार नहीं है। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों वैट में 2% की कमी कर चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई लगातार बढ़ रही है उसमें ये कमी नाकाफी साबित हो रही है। वक्त है जरूरी कदम इसको लेकर उठाया जाए। फर्स्ट इंडिया ने दी डॉक्टर अशोक पानगड़िया को श्रद्धांजलि। फर्स्ट इंडिया के कवर पेज पर वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का लेख है। मैन फॉर ऑल सीजन डॉक्टर अशोक पानगड़िया का उन्होंने कहा है कि एक असाधारण व्यक्ति थे डॉक्टर अशोक पानगड़िया। नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और एक शानदार चिकित्सक थे पानगड़िया। हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपरा में उनकी बेहद रुचि थी। हरिदेव जोशी से लेकर गहलोत तक और भैरव सिंह शेखावत से वसुंधरा राजे तक पानगड़िया के पिछले 4 दशकों में इन सभी मुख्यमंत्रियों से रहे आत्मीय रिश्ते और तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया गया। ये बड़ी खबर है। जब उनका निधन हुआ देश में भी शोक की लहर है, चिकित्सा क्षेत्र में शोक की लहर है। देश के बाहर भी जो लोग उनके समर्थक हैं उनमें भी निराशा है। फर्स्ट इंडिया ने अशोक पानगड़िया को श्रद्धांजलि दी। फर्स्ट इंडिया अखबार में सुनील अरोड़ा का लेख छपा है। डॉक्टर पानगड़िया एंड ऑफ एन एरा। कहा चिकित्सा क्षेत्र के एक युग का अंत हो गया। डॉक्टर अशोक पानगड़िया के जाने के साथ ही 1 महीने से ज्यादा समय तक कोरोना से जंग लड़ने के बाद अलविदा कह गए डॉक्टर अशोक पानगड़िया। और इस दरमियान ईएचसीसी में डॉक्टर मंजू शर्मा के लगातार संपर्क में रहा। डॉक्टर पानगड़िया के पास जबरदस्त ज्ञान था, विचार, समर्पण का भाव था, जिसे कई बार डॉक्टर्स के लिए कहा जाता रहा है शाफा। वो पीजीआई से न्यूरोलॉजी के एक प्रतिष्ठित साथी थे।
DSC से सम्मानित किया था डॉक्टर पानगड़िया को, और साथ ही विदेशों के कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा उनसे किया गया था अनुरोध। वहां के बच्चों के वाइवा के लिए उनको आने का अनुरोध किया गया था। प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। पश्चिमी राजस्थान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश के मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मौसम में तब्दीली हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में अलर्ट जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ की संभावना जाहिर की गई है। मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की बारिश तो कहीं पर तेज बारिश की संभावना है। 13 और 14 जून को राज्य के उत्तरी भागों में भी अलर्ट जारी किया गया। भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। कहीं कहीं पर थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की संभावना है। अन्य सभी भागों में अगले 2 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। उमस और भीषण गर्मी का दौर भी जारी रहेगा। लोगों से कह दिया गया कि जिन इलाकों में बारिश होनी है वहां पर वो खुद ही अपने स्तर पर सावधानी बरतें। और इसके साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।